गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप? मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देख लेते हैं 5 सितंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 5 सितंबर को कौन सा दिवस बनाया जाता है। 5 सितंबर को बनाया जाता है टीचर्स डे, यानी कि शिक्षक दिवस। यह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस लिए बनाया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस दिन डॉक्टर राधा स्वामी सर्वपल्ली का जन्म हुआ था। तब से सन 1962 के बाद उनके जन्मदिन को भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में बनाया जाता है। डॉक्टर राधा स्वामी सर्वपल्ली ने खुद कहा था कि शिक्षकों को देश में सबसे अच्छा दिमाग होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अगस्त महीने या फिर उससे पिछले महीने की कोई भी PDF चाहिए 1 महीने की, तो वो आपको 12 रुपये में मिलेगी, 6 महीने की 35 रुपये में, और 1 साल की आपको 50 रुपये के अंदर PDF मिल जाएगी। तो एक ही PDF में आप इन सभी को एक साथ दोहरा सकते हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। प्रदेश के कितने प्रतिशत लोगों में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले एंटीबॉडी मिले हैं? तो ये मिले हैं 8% लोगों में। प्रदेश के 8% लोगों में कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले एंटीबॉडी मिले हैं। वहीं पानीपत जिले की बात करें तो यहाँ 7.4% लोगों में संक्रमण मिला है। वहीं प्रदेश में ग्रामीण इलाकों की बजाय शहरों की आबादी ज़्यादा प्रभावित हुई है। राज्य के सभी 22 जिलों में प्रत्येक से 850 नमूने एकत्रित किए गए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से कुल 18,905 नमूने एकत्रित किए गए और सीरो सर्वे से पता चला कि राज्य में कोविड-19 की संक्रमण दर 8% है। शहरी इलाकों में सीरो सर्वे के संक्रमण दर 9.59% मिली है, जबकि ग्रामीण इलाके में यह दर 6.9% पाई गई है। यह घोषणा खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर हम अनिल विज का जिक्र कर रहे हैं। तो अनिल विज अम्बाला कैंट विधानसभा से लड़के आए हैं और इनके पास होम, अर्बन लोकल बॉडीज़, हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, आयुष, टेक्निकल एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये विभाग हैं। तो इन्हें अच्छे से ध्यान में रखिए। इसके बाद है पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष फसल अवशेषों को जलाने की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये कमी आई है 68% की। हर्षक के उपग्रही चित्रों व रिपोर्ट के अनुसार पूर्व के वर्षों के मुकाबले गत वर्ष फसल अवशेषों के आग लगाने की घटनाओं में 68% की कमी आई है। इस बार हमें इससे भी आगे बढ़कर जीरो बर्निंग के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना है, जिसके लिए व्यापक स्तर पर योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं। पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने के लिए भी कहा गया है। पराली जलाने की घटनाएं ना हो, इसके लिए विशेष टीमों का गठन भी किया जाएगा। इसके बाद है प्रदेश के हायर एजुकेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू की जा रही है? तो ये शुरू की जा रही है 7 सितंबर से। प्रिंसिपल डॉक्टर RK खन्ना ने कहा है कि हायर एजुकेशंस ने एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया है। एडमिशन के लिए 7 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। यह प्रक्रिया 21 सितंबर तक चलेगी। पहली मेरिट सूची 26 सितंबर को जारी हो जाएगी। फीस जमा कराने के लिए 26 से 29 सितंबर तक का समय दिया जाएगा और दूसरी जो मेरिट सूची है वह 30 को लगाई जाएगी। और इसके बाद जो फीस का समय है वो 1 से 5 अक्टूबर तक जमा की जा सकेगी। ओपन काउंसलिंग 6 अक्टूबर को होगी। इसके बाद ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। दाखिला शेड्यूल आते ही कॉलेजों ने भी स्वयं के स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। घर से ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई समस्या है तो स्टूडेंट कॉलेज में हेल्प डेस्क सेंटर पर आकर समाधान पा सकता है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में तेजली खेल परिसर में एकेडमिक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा यमुनानगर में। इसके बनने से खिलाड़ियों को ठहरने के अंदर सहूलियत होगी। अभी तक खिलाड़ियों को यूथ हॉस्टल के अलावा कॉलेजों में ठहराया जाता है। खेल विभाग की ओर से 2 करोड़ 16 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। मार्च 2021 तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। 62 एकड़ में फैले तेजली खेल स्टेडियम में प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए टीमें आती हैं। फिलहाल 40 बेड का हॉस्टल बन रहा है।
आधुनिक डिज़ाइन से इसे बनाया जा रहा है। यहाँ पर खिलाड़ियों की सुविधाओं का ध्यान भी रखा जा रहा है। इसके बाद है, हाल ही में किस शहर की बिजली लाइनों पर काम करने वाले कर्मचारियों को हार्ड हेड माउंट वोल्टेज सेफ नामक हेलमेट की सुविधा प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है टोहाना में। बिजली निगम की ओर से बिजली लाइनों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हार्ड हेड माउंट वोल्टेज सेफ नामक विशेष तरह के हेलमेट उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे बिजली के पोल पर चढ़ने से पहले ही उन्हें यह पता चल जाएगा कि उस लाइन में करंट दौड़ रहा है या नहीं दौड़ रहा है। इससे वे पहले से ही सचेत हो जाएंगे और यदि लाइन में करंट होगा तो काम करने से पूर्व वे लाइन को बंद करवाकर बेखौफ मरम्मत कर सकेंगे। तो ये जो हेड हैं ये कुछ इस प्रकार के दिखाई देंगे और यहाँ पर आप ये यंत्र देख सकते हैं। ये यंत्र लगा हुआ है, ये बिजली को बताएगा कि तार के अंदर बिजली आ रही है या नहीं आ रही है। निगम प्रबंधक के द्वारा बिजली की लाइनों पर काम करने वाले कनिष्ठ अभियंताओं, लाइनमैन, फोरनमैन को कुल 70 हेलमेट उपलब्ध करवाए गए हैं। विशेष हेलमेट करीब 6.5 फुट की दूरी से ही यह बता देगा कि लाइन में करंट है या फिर नहीं है। इस बैटरी संचालित विशेष हेलमेट पर एक डिवाइस लगाई जाती है, जिसमें लगे इंस्ट्रूमेंट बिजली की लाइन के पास जाते ही बीप की आवाज़ देते हैं। इससे लाइन पर काम करने वाला कर्मचारी सचेत हो जाता है। हाल ही में हरियाणा के किस नगर निवासी दीपक नैन का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ज़रूर प्रेस कीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो इसका आंसर है नरवाना। हरियाणा के नरवाना निवासी दीपक नैन ने हिंदी टाइपिंग में 121 शब्द प्रति मिनट टाइप कर अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। 26 अगस्त को ऑनलाइन टेस्ट में नैन ने 1 मिनट में 121 शब्द टाइप किए थे। इससे पहले दीपक देश भर में सबसे तेज़ गति से हिंदी टाइपिंग का खिताब भी अपने नाम दर्ज करवा चुके हैं। दीपक नैन के अनुसार उनका पैतृक गांव कालूदा कला है और परिवार नरवाना में रहता है। उनके पिता हरिद्वार में निजी स्कूल की बस चलाते हैं और माँ एक गृहिणी है। दीपक फ़िलहाल कुरुक्षेत्र में SBCB विकास बोर्ड में बतौर डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बेटी आस्था की मूवी द लास्ट राइट्स का टोपाज फिल्म फेस्टिवल के अंदर चयन हुआ है? तो ये हुआ है करनाल की बेटी का। तो यहाँ पर आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। इस फिल्म में वे 2 बेटियों की ज़िंदगी के बारे में बात करती हैं कि कैसे दादी के देहांत के बाद बनारस के मणिकर्णिका घाट में बेटी संस्कार करना चाहती है, पर वहाँ उसे संस्कार तो दूर शमशान घाट में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता है। बेटियों को भी अंतिम संस्कार का अधिकार सौंपने की वकालत करती आस्था ने द लास्ट राइट्स के जरिए पूरे समाज को झकझोरा है। करनाल की बेटी आस्था की यह फिल्म टोपाज फिल्म फेस्टिवल में 8 सितंबर को वर्चुअल रिलीज होगी। बनारस में ही शूट फिल्म की स्क्रीनिंग अमेरिका सहित ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस व स्पेन में होगी। आस्था ने गत वर्ष द लास्ट टू राइट्स बनाकर बेटियों को शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने का संदेश भी दिया था। इसके बाद है, हरियाणा में अब बुजुर्ग डिपो होल्डर डिपो को किसके नाम पर हस्तांतरित करवा सकेंगे? तो ये करवा सकेंगे परिवार के नाम पर। हरियाणा में बसों से डिपो संचालकों का काम कर रही बुजुर्ग महिलाओं व पुरुषों के डिपो उनके परिवार के सदस्यों के नाम हस्तांतरित हो सकेंगे। अधिक उम्र की वजह से बुजुर्ग न तो डिपो पर आने में सक्षम होते हैं और न ही उनका शरीर काम करने की अनुमति देता है। ऐसे लोगों के डिपो उनके परिवार में ही रहें, इसीलिए सरकार ने इन डिपों के नाम हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूरे प्रदेश में ऐसे डिपो संचालकों के नामों की सूची तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, जो कि काफ़ी बुजुर्ग हैं। प्रत्येक ज़िले में यह डाटा तैयार किया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि 60 साल या 70 साल और इससे अधिक उम्र के कितने लोगों के नाम डिपो का संचालन हो रहा है। इन बुजुर्ग डिपो संचालकों की मजबूरी यह भी है कि वह इन्हें किसी को न तो बेच सकते हैं और न ही
नाम हस्तांतरित कर सकते हैं। इसलिए राशन के वितरण अथवा किसी भी चेकिंग के दौरान उन्हें मौके पर मौजूद रहना पड़ता है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के कितनी आयु के नागरिकों को दुर्घटना में मृत्यु या फिर अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जा रही है? तो ये दी जा रही है 18 से 70 वर्ष की उम्र तक के नागरिकों को। सरकार के द्वारा राज्य के 18 से 70 वर्ष तक की आयु के नागरिकों को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता कोष के तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता की स्थिति में 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके बाद है, हरियाणा सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर योग्य व्यक्तियों व संस्थानों को कितने पुरस्कार दिए जाएंगे? तो ये दिए जाएंगे 13 पुरस्कार। राज्य सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर योग्य व्यक्तियों व संस्थानों को 13 पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाना है। इनमें नामतः 7 वर्षीय पुरस्कार, श्रेष्ठ माता पुरस्कार, शौर्य एवं बहादुरी पुरस्कार, श्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार, आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, श्रेष्ठ स्वैच्छिक संगठन पुरस्कार, वरिष्ठ पेंटिंग पुरस्कार, वरिष्ठ मूर्तिकला पुरस्कार, वरिष्ठ अभ्यास रस संगीतकार गायक पुरस्कार, वरिष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार, श्रेष्ठ वृद्धाश्रम पुरस्कार, श्रेष्ठ दैनिक देखभाल केंद्र पुरस्कार शामिल हैं। तो यहाँ पर जो ये वृद्धजन दिवस बनाया जाता है, ये बनाया जाता है 1 अक्टूबर को, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि प्रदेश के किस जिले में शहद की प्रयोगशाला बनाई जाएगी? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र, 4 नंबर इसका राइट आंसर है। जल्द ही कुरुक्षेत्र जिले के रामनगर के अंदर 20 करोड़ रुपए की लागत से शहद की प्रयोगशाला बनाई जाएगी। हरियाणा सरकार शहद के व्यापार और नीलामी के लिए इस केंद्र में एक हनी ट्रेड सेंटर भी स्थापित कर रही है, जहां पर मधुमक्खी पालक, उत्पादक, व्यापारी और निर्यातक लेन देन कर सकेंगे। इस बात की जानकारी कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल के द्वारा दी गई है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला ब्लड डोनेट करने में प्रथम स्थान पर है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, करनाल, फरीदाबाद, हिसार और कुरुक्षेत्र। तो आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे कल ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।